हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो सेशन है हमारा वो हम ग्रेविटेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास नाइन्थ में आपको पढ़ना है। एंड ग्रेविटेशन को मैं अभी आपको जो 3 चैप्टर फर्स्ट टर्म में पढ़ने हैं उसमें ग्रेविटेशन को मैं देखता हूँ कि बच्चे थोड़े उसमें फाइट कर रहे होते हैं, तो इसे देखना बहुत ज़रूरी है। एंड इसका पूरा वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। ये आज मैं पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई थिंक 4-5 वीडियो होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, सारे कुछ इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ग्रेविटेशन नाम अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले वो न्यूटन्स के साथ जो एक घटना घटी थी कि वो किसी पार्क में बैठे थे और माथे पे एप्पल उनके माथे पे गिर गया था। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ये एप्पल जो है नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, या कुछ और क्यों नहीं हुआ, ये एप्पल हमारा नीचे ही क्यों आया। और सोचते 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 उन्होंने एक नई चीज की डिस्कवरी की जो कि ग्रेविटेशन है। हालांकि मैं बता दूं कि हमारे भारतीय जो पुरातन साइंस रहे हैं, जो हमारे महर्षि वगैरह रहे हैं, उन्होंने ब्रह्मदत्त, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा हूं, तो ब्रह्मदत्त ने न्यूटन से पहले ग्रेविटेशन की डिस्कवरी ऑलरेडी कर चुके थे। एंड उन्होंने इसका नाम गुरुत्वाकर्षण रखा था, गुरुत्वाकर्षण। तो इसे हम अगर आप हिंदी में अगर इसका आप देखें तो इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं ना, वैसे ही हिंदी में इसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो न्यूटन साहब ने एक नई डिस्कवरी की जिसे हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। ग्रेविटेशन आखिर कैसे होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, यानी आप बोल सकते हैं कि अगर कोई मैटर है, मैटर के पास क्या होता है, मैटर के पास मास एंड स्पेस ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी होती है। तो कोई भी मैटर या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, वो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होगा, उस पे जो फोर्स लगाएगा वो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होगा। कहने का मतलब, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे पास मास है एंड मेरे सामने में एक ट्यूबलाइट जल रही है, उसके पास भी मास होगा, तो मैं जो हूं ट्यूबलाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और ट्यूबलाइट भी मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। इतना ही नहीं, जैसे आप जहां पर बैठ के वीडियो देख रहे हो, आपके पास भी मास है, मेरे पास भी मास है, तो मैं आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और आप भी साइमल्टेनियसली मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मेरे सामने यहां पर बहुत सारे चीज हैं, मैं इतने सारे मार्कर लेके पढ़ा रहा हूं, तो ये मार्कर में भी मास है एंड इस पे भी मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूं और ये भी मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां या उस पे लगेगा जिसके अंदर मास होगा। अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अगर मास नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इवन मैं यहां पर खड़ा हूं, मून अपना काम कर रहा है, रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, मैं मून पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूं, सन पे भी लगा रहा हूं। इवन यूनिवर्स में जितने भी चीजें हैं, उन सारे चीजें पे, उन सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पे मैं अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूं और वो भी मेरे पे लगा रहे हैं। अब यहां पर बात यह आती है कि जब सर आप इतने शक्तिशाली हो और आप सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो, तो सारा चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आप में बिल्कुल, आप तो ऐसे होने चाहिए कि इधर पेन, इधर पेंसिल, इधर मून, इधर सन चिपका हुआ रहना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो बात यह है कि केवल मैं ही नहीं लगा रहा, आप भी लगा रहे हो, आपका लैपटॉप भी लगा रहा है, पेंसिल भी लगा रहा है, चेयर भी लगा रहा है, टेबल भी लगा रहा है, गाड़ी भी लगा रहा है। हर ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है क्योंकि उसके पास मास है। तो यहां पर एकदम क्लियर हो जाइए कि जिस ऑब्जेक्ट के पास भी मास होगा वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। अब सारी चीजें एक जगह इकट्ठा इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग तो रहा है, लेकिन वो केवल सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है।
उस पे और भी सारे ऑब्जेक्ट हैं और सारे ऑब्जेक्ट पर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब अगर हम जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं एक बार मैं देख लूं क्या क्या। हाँ, अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। अगर हम किसी हाइट से किसी स्टोन को अर्थ पे छोड़े तो आपने देखा होगा कि वो स्टोन जो है अर्थ पे गिर जाता है। और ये जो गिरने का प्रोसेस है, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट नहीं करता और अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करता है। ठीक है, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि इट इज ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इट इज ड्यू टू दिस। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, उसे एक अलग एग्जेक्टिव देते हैं जो कि ग्रेविटी नाम से जाना जाता है। तो अगर अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी दोनों सेम चीज है, बट द मीनिंग ऑफ ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। यानी अर्थ का अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो हमारा ग्रेविटी होगा। अगली चीज जो मैंने पॉइंट में लिखा है कि फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटी, और यही चीज मैं अभी डिस्कस कर रहा था। तो अभी हम दो चीजों को समझ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, अगर उसके पास मास है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। दूसरी चीज कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। या आप ये एक चीज और देख सकते हो कि जैसे हमने किसी पत्थर को या स्टोन को या किसी और चीज को, कॉपी किताब मोबाइल भी गिरा सकते हो अपना, तो अगर हम मोबाइल को छोड़ते हैं तो मोबाइल अर्थ सरफेस पे या अर्थ के डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। एक चीज और, अगर ग्रेविटी अर्थ के पास नहीं होता तो क्या होता। कभी हम ऐसा सोचते हैं कि मान लो कि अर्थ के पास ग्रेविटी नहीं होता तो क्या होता। तो हम ये देखें कि अगर अर्थ के पास ग्रेविटी नहीं होता तो पहली चीज की हमारे जो एटमॉस्फेयर में एयर हैं वो चीज नहीं होती। जैसे मून की ग्रेविटी काफी कम है, आपने सुना होगा कि मून पे हम जो बोलेंगे वो सुन नहीं सकते क्योंकि मून के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेविटी जो है काफी कम है और वो एयर पार्टिकल्स को होल्ड नहीं रख पाता है। बट अर्थ के पास ग्रेविटी इतना इनफ है कि वो अपने आसपास जो भी एयर पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनको वो होल्ड करके रखता है, इसीलिए अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर है। एक और चीज, जो भी अर्थ पे रेनिंग होते हैं, जो रेन होते हैं, वो भी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के पास ग्रेविटी नहीं होती तो बादल बन जाते। हो सकता है कि बादल से जो रेन ड्रॉप निकल रहे हैं वो अर्थ के पास इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अगर ये नहीं होता तो रेन जो है हो सकता है कि ऊपर ही फ्लोट करता रहता, नीचे ही ना आता। तो ग्रेविटी के कारण बारिश होती है। बारिश बिल्कुल ग्रेविटी के कारण होती है। अगर अर्थ की ग्रेविटी कम भी होती, अगर जो भी है उससे ज्यादा कम हो जाए तो बारिश फ्लोट करना शुरू कर जाएंगे एटमॉस्फेयर में ही। मालूम पड़ा कि अर्थ के ऊपर में ही नदियां तालाब बह रही हैं बिकॉज ऑफ अर्थ के पास अपनी ग्रेविटी तो है नहीं। तो अगर ये नहीं होता तो ऐसा होता। क्योंकि अर्थ के पास अब अपनी ग्रेविटी है तो वो सारे चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचना चाहता है और इस कारण से जब हमारे बादल बरसते हैं, जब हमारे क्लाउड से जब रेनिंग होती है वो टुवर्ड्स द अर्थ आता है। यानी अर्थ पे रेनिंग पॉसिबल है ड्यू टू ग्रेविटी। एक और चीज, जैसे मैं अभी खड़ा होकर ऐसे होकर बिल्कुल आपके सामने पढ़ा रहा हूं, इट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये ग्रेविटी नहीं होता तो मैं ऐसे हवा में, आपने देखा होगा सुनीता विलियम्स या कल्पना चावला या किसी और एस्ट्रोनॉट्स का वीडियो कि वो यूनिवर्स में है और फ्लोट करते हुए सारा चीज वो कर रहे हैं। तो यहाँ मैं भी आपको फ्लोट करता हुआ कैमरा ऐसे पकड़ के पढ़ा रहा होता, बट यहाँ पर ग्रेविटी है इसलिए मैं बिल्कुल मजबूती के साथ अर्थ क्रस्ट पे खड़ा हूं और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं बिकॉज ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये ग्रेविटी नहीं होता तो मैं इधर उधर फ्लोट कर रहा होता। ग्रेविटी है इसलिए बिल्कुल मैं यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट होकर आपके सामने बोल रहा हूं। यानी आप भी, केवल मैं ही नहीं, आपके पास भी मास है तो आप पे भी ग्रेविटी लग रही है
और आप भी अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ सरफेस पे चलते हैं, तो दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी। एक और चीज, जो रेन वाटर, जैसे रेनिंग हुआ, रेनिंग के बाद जो रिवर का डायरेक्शन होता है, रिवर का जो फ्लो होता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटी। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई रिवर जो है नीचे से पहाड़ पर चढ़ रहा हो। कभी ऐसा देखा है क्या कि रिवर नीचे से निकला मैदानी इलाके से और वो पहाड़ पे चढ़ा हो? ऐसा कभी नहीं देखा होगा। रिवर हमेशा हाइट से कम हाइट पे आती है, पहाड़ों से निकलती है नदियां और वो हमारे फील्ड वाले एरिया में आती है। तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी चीज हमारी ग्रेविटी के कारण ही हो रहा है। एक और बड़ा ही चीज, जैसे अगर आपने कोस्टल एरिया जैसे गोवा वगैरह कभी गए हो, आपने देखा होगा कि टाइड्स आते हैं, पानी की एक लहर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। ये जो हाई टाइड लो टाइड होता है ना, इट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, है ना। ये अर्थ की ग्रेविटी के कारण तो नहीं, बट मून की ग्रेविटी के कारण ये होता है। तो मून हमारे अर्थ पार्टिकल्स को खींच रहा होता है, उसमें जो वाटर है, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि अर्थ का पावर बहुत ज्यादा है तो खींच नहीं पाता, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इस कारण से लो टाइड हाई टाइड की सिचुएशन बनती है। यहाँ पर मैंने 2-3 कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटमॉस्फेयर, यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर हैं वो ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ के कारण ही पॉसिबल है। दूसरा, जो रेनिंग होती है ये भी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण ही पॉसिबल है। फ्लो ऑफ रिवर को जो डायरेक्शन प्रोवाइड होता है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अगला है कीप्स अस ऑन द ग्राउंड, यानी कि हमें अपने ग्राउंड पे रखता है। जैसे मैंने बोला कि अगर अर्थ की ग्रेविटी नहीं होती तो मैं फ्लोट कर रहा होता, तो मैं अर्थ पे खड़ा हूं, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। एक और चीज मैंने लिखा है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट। यही चीज मैं बोल रहा हूं कि जिसके पास भी मास होगा ना, वो अट्रैक्ट होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मोबाइल पे अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये ट्राइपॉड रखा है, ट्राइपॉड पे अट्रैक्ट कर रहा हूं, यहाँ पर मैंने आईपैड रख रखा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा हूं, ट्यूबलाइट है, फैन है, एसी है, इन सबको मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं और ये भी मेरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट, हर चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ दे हैव मास, उनके पास मास है। अगर मास नहीं होता तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। जैसे भूतों पे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, भूत जो है फ्लोट कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास मास नहीं होता। खैर, अगला जो है कि ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी चूंकि मास के कारण जो फोर्स लगा वो ग्रेविटी है, और मैग्नेट के कारण जो फोर्स लगता है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में आपने देखा होगा कि वो आपका मतलब अट्रैक्शन का भी होता है, रिपल्सन का भी होता है, और दो चार्ज्ड बॉडी के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। वो भी फोर्स जो है अट्रैक्शन के भी होते हैं, रिपल्सन के भी होते हैं। बट मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका नेचर हमेशा अट्रैक्शन का होता है। कभी ऐसा नहीं सुना होगा आपने कि एक फलाना लड़का है, उसको तो अर्थ रिपेल करता है ना, या हम अगर ऐसे सीधा खड़ा रहे हैं तो अर्थ पे रहेंगे, और मुंडी के अगर सर नीचे कर दे, पैर ऊपर कर दे, तो हम ऐसे रिपेल होकर यूनिवर्स में चले जाएंगे। तो ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा। तो इसका मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका नेचर जो है ये बिल्कुल अट्रैक्शन का है। यहां पर जो भी मैंने 2-4-5 मिनट में आपके साथ डिस्कस किया है, ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन का, जिसमें मोटा मोटी ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण लगता है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी के कारण एटमॉस्फेयर होल्ड होता है। मून की ग्रेविटी के कारण लो टाइड हाई टाइड आते हैं, रेनिंग होता है, रिवर का डायरेक्शन डिटरमिन होता है, हम फ्लोट नहीं करते हैं, और साथ ही साथ ये हमेशा अट्रैक्शन का होता है। तो होप सो कि ये सेशन देखकर आपको अच्छा लगा होगा। तो इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। इस सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज था और जो बेसिक फंडामेंटल ग्रेविटेशन का होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल हैं मैं जरूर अपलोड करूंगा। एंड चलिए, आपको अभी तो 1 महीने के बाद पेपर भी है, तो पेपर की तैयारी करते रहो। एंड ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो, थैंक यू।